सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित विषय पढ़ा रहा हूं और इसमें मैंने आपके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं राजन सीरीज, जो नई राजन सीरीज है 2023 संस्करण, उसके यहाँ पे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और बहुविकल्पी प्रश्नों को जैसा मैंने बताया पहले ही मैं सॉल्व करा चुका हूं, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो गणित की सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो पूरे सेकंड सेमेस्टर के सभी विषयों की पढ़ाई आप चैनल से कर सकते हैं और ऐप के भी माध्यम से कर सकते हैं। ऐप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपके सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न जितने हैं उतने मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। आज ये अति लघुत्तरीय की आपकी पहली क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ दो संख्याएं, दो बीजीय व्यंजक संख्याएं नहीं, दो बीजीय व्यंजक घटाने के रूप में लिखे हुए हैं, इनको हमको गुणे के रूप में लिखना होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हर जगह एक्स, दोनों जगह एक्स और वाई के पद हैं, तो एक्स और वाई का पद जो है यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स क्यूब वाई में से हम एक्स वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स वाई क्यूब में से हम एक्स वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा वाई क्यूब। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा एक्स वाई गुणे में पहले से है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे गुणे के रूप में हमने सभी बीजीय व्यंजकों को लिख दिया है। अब यह क्या हो जाएगा, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 2। एक बागीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की बागीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं यह पूछ रहा है। अब बोल रहा है कि एक बागीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की बागीचे में पंक्तियां हैं। इसका मतलब कि अगर मान लेते हैं एक पंक्ति में 4 पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, तो बागीचे में कुल 4 पंक्तियां भी हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमको क्या निकालना है, प्रत्येक पंक्ति में कुल x पौधे हैं। ये हम मान लेते हैं प्रत्येक पंक्ति में कुल x पौधे हैं, तो कुल पंक्तियां कितनी होंगी, x होंगी। ठीक, और यहीं पे अगर 4 पंक्तियां और हर एक पंक्ति में 4 पेड़ होते तो कुल पेड़ निकालने के लिए हम क्या करते, 4 गुणे 4 करते। इसी तरीके से कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, x गुणे x, जो कि दिया हुआ है 2025। तो x गुणे x बराबर हो गया 2025, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 2025। अब यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2025। तो वर्गमूल ले लेंगे, 2025 का वर्गमूल आप निकाल लोगे आसानी से, कितना आ जाएगा 45। तो इस तरीके से यहाँ पे एक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, 45 पौधे लगे हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 3। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे मोड़ करके एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे मोड़ करके एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई की गणना करिए। अब वर्गाकार तार है, इसका मतलब क्या, देखिए तार में कोई क्षेत्रफल तो होता नहीं, तार का अपना कोई क्षेत्रफल नहीं होता। तार में क्या होती है, बस लंबाई होती है। तो जब बोला कि वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब हो गया कि तार ने एक क्षेत्र घेरा हुआ है, जो क्षेत्र
वर्गाकार है और उसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए एक तार के द्वारा एक क्षेत्र को घेरा गया है। देखिए इस प्रकार से एक वर्गाकार क्षेत्र जो है इस तार के द्वारा घेरा गया है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि इसी तार के द्वारा एक आयताकार क्षेत्र घेरा जा रहा है। इसी तार के द्वारा एक आयताकार क्षेत्र घेरा जा रहा है। अब देखिए आप खुद सोचिए, आपके पास एक तार था, उस तार के द्वारा आपका कोई एक क्षेत्र था जो जिसकी लंबाई चौड़ाई समान थी, वर्ग के आकार का था, उसको आपने घेरा था। अब आप उसी तार को दूसरी जगह लगा रहे हैं तो क्या चीज नहीं बदलेगी? आप ये सोच के देखिए पहले, क्या चीज ऐसी है जो नहीं बदलेगी? देखिए जो चीज नहीं बदलेगी वह तार की लंबाई नहीं बदलेगी। तार तो वही है, तार की लंबाई वही है। अब देखिए जो एरिया इन्होंने बताया है वर्ग का वह 144 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर बताया हुआ है। ठीक, अब हम कैसे, आयत की लंबाई हमको दी गई है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वह हमको निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। जब हमको इस वर्ग का क्षेत्रफल पता है तो इसकी भुजा हम निकाल सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, भुजा का स्क्वायर होता है, और ए बराबर आ जाएगा 12 के, 12 बरैयम, 12 का वर्ग कितना होता है 144। अब इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे अगर यहाँ से अब हमारे पास क्या है, तार की लंबाई समान रहनी है, तो तार की लंबाई किसके बराबर होगी? वर्ग के परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुणे भुजा यानी कि 48। यानी कि तार की जो लंबाई हमको मिल गई वह 48 मिल गई। तार की लंबाई ये हो गया 48 के, और यही लंबाई जो है वह नहीं बदलेगी, चाहे वह वर्ग उससे बनाइए आप, चाहे आयत बनाइए, चाहे कोई आकृति आप बना दीजिए, त्रिभुज भी बना देंगे तो त्रिभुज का भी परिमाप क्या रहेगा? 48 ही रहेगा। और तो यहाँ पे जो आयत बनेगा उसका भी परिमाप क्या रहेगा? आयत का परिमाप अगर हम लिखेंगे, आयत का परिमाप यह बराबर होगा 48 के, और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये बराबर होगा 48 के, और हमको लंबाई दिया है 16, तो 2 गुणे ब्रैकेट में 16 धन बी बराबर 48, और 16 धन बी बराबर लिखना चाहें तो 48/2 यानी कि 24 हो जाएगा, और बी का मान निकालना चाहें तो 24 में से 16 घट जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर जो चौड़ाई आ जाएगा आयत का वह 8 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज्यादातर जगह इस तरीके से तो आप समझ गए कि जो चीज नहीं बदलनी है वह तार की लंबाई है, और यहीं से प्रश्न सॉल्व होना है, और जो उत्तर आएगा वह 8 सेंटीमीटर आएगा आयत की चौड़ाई। अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने क्या कह दिया कि क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। इन्होंने यहाँ पे जो सॉल्व किया है उसके अनुसार ये कह रहे हैं कि आप कोई तार ले लीजिए, उस तार से कोई भी एरिया आप घेर दीजिए, वो क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। जबकि ये कोई नियम ही नहीं है कि क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। क्षेत्रफल क्यों नहीं बदलेगा? क्षेत्रफल तो आप पकड़ के बैठे नहीं है, जबकि जो तार आपके पास है वो तो वही है, उसकी लंबाई तो नहीं बदल रही है। तो इसलिए यह तार के लंबाई ना बदलने का प्रश्न है, जबकि क्षेत्रफल बदलेगा। क्षेत्रफल में कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन जो है गलत है 9 सेंटीमीटर वाला। ये आप सही सोल्यूशन जानिएगा, हर जगह लगभग यही सोल्यूशन लोगों ने कराया है, तो ये गलत सोल्यूशन आप मत सीखिए। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। एक कक्षा में 3x² + 5x - 9 बालक एवं x² + 5x धन 4 बालिकाएं पढ़ती। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, हल कीजिए। अब बालकों की संख्या कितनी अधिक है बालिकाओं की संख्या से, यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या घटा देंगे। तो बालकों की संख्या लिख देंगे, फिर माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे बालिकाओं की संख्या। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो सब घट जाएगा। देखिए बालकों की संख्या तो उतनी ही रह जाएगी, फिर माइनस करेंगे तो माइनस का गुणा अंदर होगा तो हो जाएगा -x² + 5x - 5x हो जाएगा, धन 4 - 4 हो जाएगा। अब देखिए 3x² में से -x² हो जाएगा,
तो हो जाएगा 2x² और 5x में से 5x घट जाएगा 0 हो जाएगा, -9 और -4 -13 हो जाएगा। यानी कि जो बालकों की संख्या है बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, 2x² -13। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 3 5 x 9 11 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान बताइए। देखिए समांतर माध्य या औसत किस तरह निकालते हैं, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनको सभी को जोड़ लेते हैं और संख्याओं की संख्या से भाग कर देते हैं। देखिए जो संख्याएं दी गई हैं उनका समांतर माध्य तो हमको पहले से पता है, लेकिन एक संख्या उन संख्याओं में से नहीं पता है। तो अब देखिए फॉर्मूला में लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा सभी संख्याओं का योग संख्याओं बटे संख्याओं की संख्या। तो अब सभी संख्याओं का योग करेंगे तो उसमें x का भी योग होगा। तो देखिए 3 धन 5 धन x धन 9 धन 11 बटे 5 हो जाएगा। और समांतर माध्य की वैल्यू हमको पता है 7, तो 7 लिख देंगे और ये बराबर हो जाएगा सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 28 और धन x बटे 5। देखिए 3 और 5 जोड़ेंगे 8, 8 और 9 ये हो जाएगा 17 और 11 28, तो 28 धन x बटे 5। अब 5 को उधर भेज देंगे, इधर भाग में उधर गुणे में हो जाएगा, तो 7 25 35, तो ये 28 धन x बराबर 35 और x बराबर निकालेंगे तो 35 में से 28 घट जाएगा, 35 में से 28 घटेगा तो आ जाएगा 7, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 7। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 9 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 16 है तो x का मान लिखिए। अब देखिए समानुपात में हमको संख्याएं पता होती हैं कि इनका जो बाह्य पदों का गुणा होता है वह मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं मध्य पदों का गुणा यानी कि x गुणे x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 16 और x² बराबर हो जाएगा 9 गुणे 16 या 144 लिख सकते हैं, या x बराबर हो जाएगा 12 के 144 का अंडर रूट हम निकालेंगे कितना आ जाएगा 12, x का मान कितना आ जाएगा 12। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको मैदान का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया गया है और एक भुजा मीटर में दी गई है और दूसरी भुजा पूछ रही। तो पहले हम क्या करेंगे, हेक्टेयर को मीटर में बना लेंगे। अब देखिए एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर होते हैं, तो 0.5 हेक्टेयर को हम बदलेंगे जब, तो एक हेक्टेयर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 10,000 मीटर। तो 10,000 मीटर से गुणा होगा तो ये 0.5 गुणे 10,000 मीटर हो जाएगा 5,000 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 5,000, एक शून्य यहाँ पे कम हो जाएगा, 5,000 वर्ग मीटर। ये हमको क्षेत्रफल मिल गया यहाँ पे। अब हमको पता है कि इसकी दूसरी भुजा अगर हमको निकालना है, आयताकार मैदान है तो आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दीजिए, तो ये होता है क्षेत्रफल हमको पता है 5,000, एक भुजा पता है 125, दूसरी भुजा हो जाएगी x मान लीजिए और उसका मान निकालेंगे हम तो 5,000 बटे 125 आ जाएगा और भाग देंगे तो 504 बार में कट जाएगा और शून्य, ये हो जाएगा 40 मीटर, यानी कि दूसरी भुजा जो आ जाएगी वह 40 मीटर की होगी। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8। समीकरण x बटे 3 धन x बटे 2 बराबर 10 को हल कीजिए। तो इसमें देखिए इस समीकरण को हल करना है, हल करके क्या करते हैं हम x का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए x बटे 3 धन x बटे 2 बराबर लिखा गया है 10 के। तो यहाँ पे अगर हम इनका हर समान कर लेंगे एलसीएम लेकर के तो आसान होगा। तो हर समान करेंगे, एलसीएम आएगा 6 और इधर गुणा होगा 3 का, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2 का गुणा होगा 2x और बराबर 10 के। और अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3x धन 2x और 6 यहाँ भाग में उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा 60x, 5x बराबर हो जाएगा 60 और x बराबर निकालेंगे 60 बटे 5 यानी कि 12। x का मान कितना आ जाएगा 12, यही समीकरण का हल हो जाएगा। x का जो मान हम निकाल लेते हैं वही हमारा समीकरण का हल होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है। चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज हैं। यदि BC 2 सेंटीमीटर है, AB 3 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर और भुजा PQ की माप ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे जो दो त्रिभुज दिए गए हैं
PQR और ABC, इनको आप ध्यान से देखिए। ये बोला जा रहा है कि समरूप त्रिभुज हैं। समरूप मतलब कि एक ही जैसे हैं, बस लंबाइयों का अंतर है। लेकिन जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जो संलग्न भुजाएं होती हैं उनका जो अनुपात होता है वह समान होता है। यानी कि संलग्न भुजा, यहाँ पे जैसे एक भुजा PQ है, उसके समान इस त्रिभुज में कौन सी भुजा है? AB। और यहाँ पे जो QR भुजा है उसके संलग्न भुजा कौन सी है? BC। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखा जा सकता है PQ बाई AB ये बराबर होगा उसी त्रिभुज QR बाई BC के। तो अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए PQ हमको निकालना है, इसको x मान लेंगे। AB का मान हमको पता है 3 सेंटीमीटर और QR का मान यहाँ पे हम देखेंगे तो QR का मान है 3 सेंटीमीटर और बाई BC का मान है 2। अब यहीं से सॉल्व कर लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा? इस 3 का गुणा उधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9/2, यानी कि x का मान आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आसानी से बस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से समरूप त्रिभुज में क्या अनुपात जो होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, टैली चिन्ह लगा करके निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। अब बारंबारता सारणी अगर नॉर्मली बोलता है तो हम क्या करते हैं? हम संख्या लिखते हैं या वर्ग अंतराल लिखते हैं और उसके सामने उसकी, अब यहाँ पे देखिए संख्याएं दी गई हैं 15, 16, 12, इस तरीके से संख्याएं दी गई हैं। इन्हीं का बारंबारता सारणी बनाना है। तो जब भी आपको सारणी बनाना हो तो सबसे पहले संख्याओं को क्रम में लगा लीजिए। जो संख्या जितनी बार आई है उसको उतनी बार लिख लीजिए क्रम से। जैसे सबसे छोटी संख्या जो आ रही है वह 12 आ रही है और 12 जो है वह 2 बार आ रहा है, तो 2 बार 12। फिर उसके बाद देखिए 13 आ रहा है, 13 भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, 13 को लिख देंगे। फिर उसके बाद 14 और 15 देखिए यहाँ पे 15 आपका, यहाँ पे 15 से पहले आप 13 देखिए 13 3 बार आया है, तो यहाँ पे एक बार आप 13 बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 एक बार बढ़ा लीजिएगा और 15 जो है वह 3 ही बार आया है। यहाँ पे 4 बार इन्होंने लिखा है तो इसको हटा दीजिएगा। एक 15 को, एक 15 की जगह 13 रखना है आपको और 15 की जगह नहीं रखेंगे, आप क्रम से लगाएंगे। ठीक है, तो 12 2 बार आएगा, 13 3 बार, 14 1 बार, 15 3 बार आया है, 16 3 बार, इस तरीके से क्रम में लगा लेंगे। अब एक सारणी में आप वर्ग अंतराल लिखेंगे, दूसरे में बारंबारता लिखेंगे, तीसरे में टैली चिन्ह, क्योंकि टैली चिन्ह का आपको बनाना है। और वर्ग अंतराल किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे? देखिए 12 से लेकर के 16 तक की संख्याएं आ रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं? 10 से 15 तक का एक वर्ग अंतराल ले सकते हैं और फिर 15 के बाद से 20 का वर्ग अंतराल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 10 के बाद आने वाली जो संख्या है 15 तक उसको लिखेंगे। तो देखेंगे 15 तक कितनी संख्याएं आ रही है? 2 बार 12, 3 बार 13 और ये हो गया 5 और 14 6 और 3 बार 15, तो ये 9 हो जाएगा। तो कुल 9 बारंबारता हो जाएंगी, 9 संख्याएं आ रही हैं 15 तक। और इसके बाद इसका टैली चिन्ह लिखना होगा। तो 1 2 3 4 ऐसे बनाते हैं, फिर 5 बनाना होता है तो क्रॉस कर देते हैं। ये 5 तक किया, ऐसा बन गया। फिर 6 लिखना होता है तो 6 7 8 और एक बार 9। फिर अभी यही 10 लिखना होता तो इसी तरीके से एक बार कट लगा देते तो 10 हो जाता। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका टैली चिन्ह का रिप्रेजेंटेशन। और 15 के बाद देखिए 16 3 बार आ रहा है तो इसकी बारंबारता 3 हो जाएगी और 3 खड़ी पाई खींच देंगे तो इसका टैली चिन्ह हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारणी के माध्यम से दिखा देना था, बस यही सोल्यूशन हो जाएगा। सारणी आपको बनाना था, सारणी बन गई। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है शून्य से, 0 1 2 3 4 5 6, तो सबसे छोटी शून्य हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से समीकरण तथा सर्वसमीकरण छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए पहला है 2 × x + 1 = 2x + 2, ये पहला है।
जिसको आपको चेक करना है कि ये समीकरण है कि सर्व समीकरण है। देखिए समीकरण पे में क्या होता है, x के किसी एक मान के लिए जो दोनों पक्ष होते हैं वे बराबर होते हैं, और सर्व समीकरण में x के सभी मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अब पहला आपको चेक करना है, तो पहले में हम रखेंगे x के अलग अलग मान। जैसे x का मान पहले आप 1 रख लीजिए, 1 रखेंगे x बराबर 1, तो यहाँ पे क्या मान आएगा 2 गुणे 2, और इधर क्या आएगा 2 गुणे 1 धन 2, यानी कि 4 बराबर 4 ये आएगा मान। और x का मान 2 रखेंगे तो भी दोनों पक्ष आपको बराबर मिलेंगे, 3 रखेंगे तब भी बराबर मिलेगा। इस तरीके से x का मान आप कुछ भी रखेंगे दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे। तो x के सभी मान के लिए आप देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्वसमीका हो जाएगा। और अगला चेक करेंगे तो x के किसी एक ही मान के लिए दोनों पक्ष बराबर आएंगे और बाकी सभी मान के लिए दोनों पक्ष अलग अलग आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। अब देखिए 83 एक संख्या है और बोल रहा है कि इसके जो मूल अंक हैं उसको परस्पर बदल दीजिए, मतलब आपस में बदल दीजिए। तो आपस में बदलेंगे, 8 की जगह 3 हो जाएगा, 3 की जगह 8 हो जाएगा, तो 38। अब मूल संख्या यानी कि 83 में से 38 को घटाने पे कौन सी संख्या मिलेगी यह पूछ रहा है। तो 83 में से 38 घटाएंगे तो ये 5 और 4 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से घटाने पे 45 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है। समीकरण -4x धन 3 बराबर -6x -18 को हल कीजिए। तो किसी भी समीकरण को हल करने के लिए जो चर वाले पद हैं उनको एक तरफ ले लीजिए, जो अचर पद हैं उनको एक तरफ। तो देखिए -18 को इधर भेज देंगे तो +18 हो जाएगा, 3 में जुड़ जाएगा, 3 धन 18 हो जाएगा, और ये -4x उधर जाएगा तो -6x धन 4x हो जाएगा। अब ये देखिए 18 3 21 बराबर -6x में 4x जुड़ जाएगा तो -2x बचेगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, -2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 21/-2, या इसी को लिख सकते हैं -21/2। तो x का मान कितना आ गया, -21/2। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। एक कक्षा की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए फर्श और छत को जनरली हम लोग क्षेत्रफल किसका निकालते हैं, फर्श का, लेकिन यहाँ किसका निकालना है, दीवार का निकालना है। तो किसी भी कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट में फिर गुणे ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आप निकाल सकते हैं, या आप इमेजिन करिए तो एक दीवार जो होगी लंबाई वाली दीवार होगी, उसमें क्या होगा, लंबाई होगा और ऊंचाई होगा, और उसके सामने ठीक ऐसी दीवार होगी, उसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a इंटू एच, यानी कि आपको दो दीवारों का क्षेत्रफल 2ah मिलेगा, और जो यहीं पे चौड़ाई वाली दीवार होगी उसका जो लंबाई होगा वह b होगा, ऊंचाई h होगा, और तो bh एक दीवार मिलेगा, उसके सामने वाला भी bh मिलेगा, तो 2bh ये मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा, और वही यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अब यही फॉर्मूला आपको याद ना रहे तब भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए, 2 गुणे लंबाई है 11 धन चौड़ाई 8 गुणे ऊंचाई 5। अब 11 और 8 जोड़ लेंगे 19 हो जाएगा, 2 गुणे 19 गुणे 5 यानी कि 38 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 190 वर्ग मीटर। इस तरीके से चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा 190 वर्ग मीटर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए जबकि x धन 1/x बराबर 2 है। अब देखिए x धन 1/x बराबर 2, इसका मान हमको पता है, यानी कि x की घात यहाँ पे कितनी है, 1 है, और x² धन 1/x² का मान हमसे पूछ रहा है, यानी कि x की घात यहाँ पे 2 है। तो किस तरीके से इसको निकालेंगे, जो हमको पता है उसी का वर्ग अगर हम कर देते हैं तो हम मान निकाल पाएंगे। देखिए x धन 1/x बराबर 2 है, इसी का हम क्या करें, अगर वर्ग कर देते हैं किसका, x धन 1/x का,
स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना आएगा 1/x स्क्वायर, और प्लस ये लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये 2 यहाँ पे है, 2 उधर जाएगा। अब ये देखिए x प्लस 1/x की जगह कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, और इधर 2 है जो कि इधर आ जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, और ये बराबर यहाँ कितना बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 4 में से 2 घट जाएगा 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की भी वैल्यू क्या होगी 2। तो इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 17, परिमेय संख्या ऋण 7/9 कामा ऋण 5/21 और ऋण, यहाँ पे अंश में नहीं हर में दिया गया है, 2/3 को आरोही क्रम में लगाइए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इन संख्याओं को क्या लिख सकते हैं, ऋण 7/9, ऋण 5/9 और ऋण 2/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किन्हीं भी भिन्न संख्याओं का अगर हमको कंपैरिजन करना है, कौन छोटी है कौन बड़ी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और यहाँ पे देखिए ऋण 5/21 दिया है, सबसे पहले हम करते हैं हर हम लोग समान कर लेते हैं। तो हर समान करने में हम लोग क्या करेंगे, 9, 21 और 3 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, आप निकाल लीजिए तो 63 आ जाएगा। अब देखिए 9 7 63, तो 7 का गुणा होगा ऋण 7 में, तो ये जाएगा ऋण 49/63, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं, ऋण 7/9 को कितना लिखा जा सकता है, ऋण 49/63, और ऋण 5/21 को 21 3 63, तो 3 का गुणा होगा ऋण 15/63 लिखा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए तो 21 गुना है, तो 21 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 42/63। अब देखिए कौन सा अंश आपको बड़ा दिख रहा है, ऋण 49 सबसे बड़ा दिख रहा है, यानी कि ये सबसे छोटा होगा। जो सबसे बड़ा दिखे, जो सबसे बड़ा आपको दिखे मैग्नीट्यूड में, वह सबसे छोटा होता है ऋणात्मक में। तो ऋण 49/63 सबसे छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद ऋण 42/63, और सबसे बड़ा जो होगा वह सबसे कम अंश वाला होगा, तो ऋण 15/63। ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। जो ऋणात्मक संख्या होती है जितनी छोटी ही होती है मैग्नीट्यूड में, उतनी ही बड़ी होती है। ठीक, तो इस तरीके से आप संख्या रेखा पे अगर देखेंगे तो 0, फिर -1 आता है, फिर -2 आता है, -3 आता है। इस तरफ जब आप बढ़ते जाते हैं तो संख्या का मान जो होता है वह बढ़ता जाता है, आपको पता है, यानी कि -3 जो होता है वह छोटा होता है -2 से, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं -3 से बड़ा होता है -1। तो -1 इस तरीके से बड़ा होता है, तो जितना, अब -1 से भी बड़ा क्या होगा, -0.5। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए संख्या 18 है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, वे कितने वर्ष तक जीवित रहे। अब ईसा पूर्व आप लोग समझते होंगे, ईसा क्या है, एक मान लिया गया कि ईसा मसीह का जन्म का जो समय हुआ उसके बाद का हम समय काउंट करेंगे। ठीक है, तो वो काउंट करते करते आज आपका 1 वर्ष काउंट हुआ, 2 वर्ष काउंट हुआ, इस तरीके से आज आपका 2023 चल रहा है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले अगर काउंट किया जाए तो 1 ईसा पूर्व उसको लिखते हैं, फिर ईसा मसीह के 2 वर्ष पहले, जन्म के 2 वर्ष पहले, तो उसे 2 ईसा पूर्व लिखते हैं। तो इसी तरीके से 429 ईसा पूर्व में जन्म हुआ प्लेटो का, और फिर 348 ईसा पूर्व में वह मर गए। तो यह आप निकाल लीजिए डिफरेंस कितना है, तो सीधे सीधे 429 में से 348 आप घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 29 को 30 समझ लीजिए, और ये 51 इधर 52 था, 51 रख दीजिए, तो 30 और 81 81 वर्ष ये आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, प्लेटो कितने वर्ष तक
जीवित रहें तो वह 81 वर्ष तक जीवित रहे। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 है, ऋण 9/11 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए वह संख्या जो इसमें जोड़ी जाए वो मान्य शून्य हो जाए, यानी कि x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, धन 9/11, यानी कि 9/11 क्या होगा, इस ऋण 9/11 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेमी हो तो त्रिभुज का आधार की माप बताइए। अब क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया है, बस आपको आधार पूछ रहा है। तो आपको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल की जगह 48 रखेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार बराबर लिखना चाहेंगे तो 2 को उधर भेजेंगे, इधर हर में है उधर गुणे में हो जाएगा, 48 गुणे 2, और इधर ये गुणे में उधर भाग में हो जाएगा। अब देखिए 8 छक 48, 6 बार में कट जाएगा और 6 दूनी 12, यानी कि आधार कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आसानी से आप इसके त्रिभुज के आधार का माप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है इस तरीके से यहाँ पे 20 प्रश्न मैंने आपको करा दिए। ये 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जहां कहीं भी किसी भी प्रश्न में अभी भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए प्रश्न संख्या, और इस वीडियो को कम से कम 5 मित्रों में शेयर करिए और सभी ग्रुपों में शेयर करिए ताकि सभी तक इस क्लास को पहुंचाया जा सके। इस क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पढ़ाई करिए। बहुत कम समय में बहुत बेहतर तैयारी आप कर पाएंगे हमारे चैनल से, और भी अच्छे तरीके से कम समय में तैयारी अगर आप करना चाहते हैं बिना डिस्टरबेंस के, कम समय में सभी स्टडी मटेरियल एक जगह पे आप चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, राजन पवन सीरीज का सोल्यूशन उसका पीडीएफ, ये सब कुछ आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। ऐप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। अब हम लोग अगले क्लास में आगे आने वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को प्रश्न संख्या 21 से देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।